स्वागत है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो हमारे पिछले क्लास का जो टॉपिक चल रहा था, मतलब हम पढ़ रहे थे अभिक्रिया की कोटि को निकालने के अलग अलग तरीके के सवाल कैसे आ सकते हैं और आपसे पूछ देगा कि अभिक्रिया की कोटि लाओ। तो उसी कड़ी को हम आगे आज और बढ़ाते हैं और आज मैं आप लोग को टाइप 5 की भी बात करना सिखा रहा हूँ। देखो, पिछले क्लास में हमने टाइप 4 तक किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आपको वो वीडियो देखना चाहिए। हालांकि ये भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, पर पहले आपको उस वीडियो को पहले देखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, और आज का क्लास ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज हम लोग विभिन्न अभिक्रियाओं की कोटि में जो होती हैं उनके डेरिवेशंस पढ़ेंगे। मतलब कि पूरा का पूरा बड़ा सा जो 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, वो आज के क्लास में रहेगा। टाइप 5 को बच्चों मैं नाम देता हूं बॉक्स प्रॉब्लम। मैं क्या नाम दे देता हूं? बॉक्स प्रॉब्लम। बॉक्स प्रॉब्लम मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो आपको ऐसे एक बॉक्स बना के देगा, उसमें कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए रहेंगे और दो अलग अलग अभिकारक या उससे भी ज्यादा अभिकारक दिया रहेगा, उनकी सांद्रता दी रहेगी और अभिक्रिया का दर दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा कि दर समीकरण ज्ञात करें, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए, ए के सापेक्ष कोटि ज्ञात कीजिए या बी के सापेक्ष कोटि ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो ठीक से देखा है, अगर स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन आपको सही से समझ में आए हैं तो आप समझिए कि ये सारे सवाल भी इजीली डील होने वाले हैं। करना क्या है हम लोग को? तो वही ट्रिक यूज करना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करें उसके लिए बड़े सारे मेथड हो सकते हैं, पर मैं आपको बेस्ट मेथड डिलीवर कर रहा हूं ना। आप बस इतना सोचिएगा, ये कॉन्सेप्ट है कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो कहां से आती है? तो दर समीकरण से। और दर समीकरण में अभिकारक का वो सांद्रता लिया जाता है जो अभिक्रिया में भाग लेता है, मतलब जिसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है और जिसके सापेक्ष अभिक्रिया की दर भी परिवर्तित होते रहती है। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ यह है कि सक्रिय द्रव्यमान को देखना है। किसको देखना है? सक्रिय द्रव्यमान। जो अभिक्रिया में भाग लेगा हमको केवल उसी से मतलब है। जो स्थिर रहेगा, जिसका द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा अभिक्रिया की दर से, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया की दर सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर सांद्रता ही कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इसी कॉन्सेप्ट को ना इन सवालों में यूज कीजिए, सवाल आराम से बनेंगे। क्या करिएगा बच्चों, आप देखिएगा ए और बी दो अलग अलग अभिकारक हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि जो दर समीकरण हम लेंगे, जो हम दर समीकरण मानेंगे वो क्या होता है? तो वो हम लिखेंगे R इक्वल टू के ए की पावर में x और b की पावर में क्या लेना है? y लेना है। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले से ही मैंने लिख के रखा है क्योंकि फिर क्वेश्चन लिखने में टाइम अलग से वेस्ट होता जिसकी जरूरत थी नहीं। सॉल्व कैसे करेंगे उस पर ध्यान देना ना। ये दर समीकरण है। अगर एक बार आपके पास दर समीकरण आया, मतलब कि अभिक्रिया की कोटि तो अगले सेकंड आएगी ना, सटाक से मिलने वाली है। पर अभिक्रिया का ये जो दर समीकरण है, इसी को तो निकालना चैलेंज है। और कौन चैलेंज नहीं है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के या आपके टेक्स्ट बुक में भरमार बड़े पड़े हैं ना। वीडियो देखने के बाद तुरंत तुरंत उसको पूरा पूरा सॉल्व करना। ठीक है, आप एक काम करो, मैंने अभी बोला ना, जिसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही है वो अभिक्रिया की दर पे कोई असर नहीं डालेगा, मतलब वो किसी काम का नहीं है। सीधी सी बात है। जो कुछ कर धर ही नहीं रहा है, ऐसे का ऐसा निकम्मा बैठा हुआ है, उसको काहे लेंगे रिएक्शन में? नहीं लेंगे। तो यहां आप देखिए कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 लूंगा तो ए क्या है? ए है कांस्टेंट। और बी क्या हो रहा है? 0.5 से 1 हो रहा है, मतलब दुगना हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए क्या है? कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। और जो बदल नहीं रहा उसको लेना नहीं है, क्योंकि उसकी सांद्रता नियत हो गई ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से समझ गए कि आप इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर देखेंगे, इक्वेशन ना बोल के आप इसको एक्सपेरिमेंट बोल लीजिए। एक्सपेरिमेंट 1 एंड 2 से जब आपने देखा तब ए की सांद्रता नियत थी। जब ये ए की सांद्रता नियत है ना, तो ए को भूल जाइए। जिसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है हमको उसको ध्यान देना ही नहीं है। यही कोड है। बी क्या हो रहा है? तो आप देख पा रहे हैं बी की सांद्रता के साथ में आर का संबंध बनाने जाऊंगा। क्लियर? बी की सांद्रता आप लोग देख पा रहे हैं डबल हो रही है। नहीं होगा तो आपने क्या करना, 2 से 1 को डिवाइड कर देना, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 0.5। यहां भी वही काम करो,
मतलब यहाँ भी जो एक्सपेरिमेंट 2 है उससे 1 को डिवाइड करो तो R हो रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻4। 0.5 को 1/2 लिखूंगा, पलट के ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसकी पावर में क्या चलेगा भैया? बी की पावर में क्या चलता है? वाई। तो मैं बोलूंगा 2 की पावर वाई इक्वल टू क्या आया? 2 की पावर 1। तो यहां से वाई का मान कितना आ गया? 1। कहानी खत्म। एक बार में समझ में आई होंगी चीजें। अब बच्चों, अब क्या करो, एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से आपने वाई को ला लिया। अब ऐसा एक्सपेरिमेंट देखो ना जिसमें बी नियत हो और ए की सांद्रता परिवर्तित हो रही हो। तो ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ऐसा एक्सपेरिमेंट है 2 और 3। तो अब मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3 से जब मैं जाऊंगा, समझना ना, 2 और 3 से देखो तो ए क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। ए क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। बी क्या है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ। मतलब इस बार संबंध आएगा ए और आर के साथ। ए का संबंध आर के साथ इस बार निकलने जाएगा। जिसमें ए क्या हुआ था? डबल। तो मैं सीधे सीधे लिखता हूं, ऐसे डिवाइड नहीं करता हूं, मैं सीधे लिख दे रहा हूं ए हो रहा है डबल और उसकी पावर में क्या लगा देना? एक्स, क्योंकि ए की पावर में आप एक्स मान के चल रहे हो। उस समय मेरे प्यारे बच्चों अभिक्रिया की दर कितनी गुनी हो रही है? तो इन दोनों को डिवाइड करते ना, तो अभिक्रिया की दर कितनी गुनी हो रही है? 1। भैया 3/2 गुणित 10 की घात ऋण 4 से उसी संख्या को भाग दोगे, क्या आने वाला है? 1 आ जाएगा। अच्छा, ये जो 1 है, मैं इसको क्या 2 की घात 0 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि हम सबको पता है कि किसी भी संख्या की घात में अगर 0 आता है तो उसका मान 1 आता है। अब यहां देखो, यहां 2 की पावर x, यहां 2 की पावर 0, मैंने तुलना किया तो x इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके पास x आ चुका है, आपके पास y आ चुका है। तो एक बार x और y जैसे ही आया, ऐसे ही हमारा अब तो सारा का सारा सवाल बनेगा। थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, चलो यहां बना लेता हूं। ठीक है, यहीं पे ध्यान दो। अब अगर मैं पूछूं अभिक्रिया का दर समीकरण, ध्यान देना, अभिक्रिया का दर समीकरण सीधे सीधे, तो R इक्वल टू में क्या बोलूंगा? के। ए की पावर में x की जगह पे कितना रख दिया? 0। और b की पावर में y की वैल्यू कितनी लाया हूं? मैं 1 लाया हूं। बन गया अभिक्रिया का दर समीकरण। अगर हमसे पूछ दिया जाता अभिक्रिया की कोटि, तो आप सबको पता है कि अभिक्रिया के दर समीकरण में जो सांद्रता आती है उनके घातों का योग ही तो उसकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी आ गई? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ गई। अगर मैं बोलता ए के सापेक्ष कोटि क्या आएगी, तो आप सीधे सीधे समझ रहे हैं ए के सापेक्ष कोटि क्या है? 0। ए के सापेक्ष क्या कोटि है? 0 कोटि है। और अगर मैं बोलूं बी के सापेक्ष कोटि, तो आप समझ पा रहे हैं कि भैया बी के हाथ में क्या है? 1 है। तो बी के सापेक्ष कोटि क्या है? तो वो प्रथम कोटि है या 1 है। तो इस तरीके से ये चारों सवालों का जवाब आप लोग को एक सिंपल से लाइन से मिल गया। और उस लाइन को कैसे लाना है तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। करना क्या? तो करने के काम में बस इतना ही था कि आप लोग एक बार किसी एक को कांस्टेंट मानना, उस समय दूसरे के लिए काम करना। मतलब ए कांस्टेंट है अगर, तो हमने बी का संबंध आर के साथ लिया। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में जब मैं गया, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में गया, उस समय बी कांस्टेंट था, नियत था, तो मैंने ए का संबंध आर के साथ लिया था। आया समझ में? फिर रिलेशन लगाना, सीधे एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, उससे एक बार अभिक्रिया का दर समीकरण तैयार होगा, तो सारी चीजें अपने आप सॉल्व होते चले जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो या इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है? क्योंकि अब मैं इस सवाल को बनाने आ रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इस सवाल को साथ में बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। ये पूरे सवाल को अब बाय बोला जाए। एक दो सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो उससे एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये तो सबसे आसान वैरायटी के क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए, ठीक है? और आता जरूर है। नीट के पेपर में, जेई के पेपर में भी कई दफा इन क्वेश्चनों को पूछा जा चुका है ना। या तो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम दे देता है, नहीं तो ऐसा बक्सा बना के दे देता है, इसलिए मैं इसको बॉक्स प्रॉब्लम का नाम देता हूं। तो भैया एक बक्सा बना के दे दिया, ओके। अब बोलता है निम्न की गणना करो, अभिक्रिया की दर समीकरण, अभिक्रिया की कोटि, एनओ के सापेक्ष कोटि, Cl2 के सापेक्ष कोटि, ऐसा ऐसा पूछ देगा। डरना नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, दिखता बस बड़ा है।
आप समझिए ना, अभिक्रिया की कोटि आप यहां से मत ले लेना कि सर NO के सामने 2 दिखता है, Cl2 के सामने 1 दिखता है, तो अभिक्रिया का जो दर समीकरण होगा NO की घात 2 और Cl2 की घात 1, पक्का गलत हो जाएगा ना, पक्का गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया का जो दर है वो अभिक्रिया पर निर्भर करती है, या जो हमारा अभिक्रिया का कोटि आता है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ना। अलग अलग प्रायोगिक मान अगर दिया हुआ है तो आपको इन प्रायोगिक मानों का उपयोग करके ना आंसर लाना है। आया समझ में? ऐसा नहीं समझ लेना सर तृतीय कोटि अभिक्रिया, अरे लाओ भाई, पहले ला तो लो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए मैं फिर से वही काम करूंगा। क्या करना है, एक समय एक की सांद्रता को कांस्टेंट रखना है और दूसरे की सांद्रता बदलनी चाहिए। तो ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 से देखा, तो 1 और 2 से देखा तो एक क्या NO क्या है? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है उसको भगा दो ना, वो किसी काम का नहीं है, भागो ऐसा करके बोलो उसको। तो NO कांस्टेंट हो गया, मतलब बचा कौन? Cl2। Cl2 का रिलेशन किसके साथ? R के साथ। क्या करो, जो एक्सपेरिमेंट 2 है और 1 दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। अच्छा, इससे पहले रेट इक्वेशन तो हमने बनाया ही नहीं। रेट इक्वेशन कैसा दिखेगा? तो K NO की पावर में क्या ले लेना? X, और Cl2 की पावर में क्या ले लेना? Y। यही X और Y तो टारगेट रहता है ना, इसी को निकालने से तो सवाल ही खत्म हो जाता है। तो ध्यान देना, यहां पर एक्सपेरिमेंट 2 में ये कितना हो गया था? तो 0.0 टाइम 02, इसकी पावर में y चलेगा ना, क्योंकि Cl2 चल रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन भी देख लो बच्चों, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -4, और नीचे है 1.2 इंटू 10 की पावर -4। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखो 2 की पावर y आएगा, और ये भी पूरा सॉल्व होके क्या आया? देखो ये कैंसल, 1.2 2.4 क्या है? 2 की पावर 1। भैया 2 तो 2 की पावर 1 ही है ना। तो अब इन दोनों से आप लोग समझ पाए कि y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। एक बार y का वैल्यू 1 आया, अब तुरंत आप लोग एक काम कीजिए, अब आप लोग Cl2 की सांद्रता को नियत रखिए और NO को लाने की कोशिश कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वो कौन से एक्सपेरिमेंट में हो रहा है, तो वो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में हो रहा है। तो हम लोग भी यहां लिखेंगे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 या प्रयोग 2 और 3 का अगर मैं अनुकरण करूं तो मैं पाऊंगा कि यहाँ Cl2 की सांद्रता नियत है, और जिसकी सांद्रता नियत है वो पहली फुर्सत से बाहर ना, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो बचा कौन? NO। उसका संबंध किसके साथ? अभिक्रिया की दर के साथ, जिसका यूनिट हमेशा फिक्स रहता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ध्यान देना, यहां पर एक्सपेरिमेंट 2 और 3 में ये कितना गुना हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये कितना गुना हो रहा है? तो भैया जो फाइनल नंबर है डिवाइडेड बाई इनिशियल कर दो, पावर में क्या डालना? x। क्यों? क्योंकि NO की पावर में आपने पहले से x मान लिखा है ना। बस यही एक छोटा सा काम आपको एडिशनल करना है हर बार। अभिक्रिया की दर पे थोड़ा ध्यान देता हूं, तो ये था 9.6 इंटू 10 की पावर -4। एक्सपेरिमेंट 2 और 3 को ध्यान दे रहे थे ना, और ऊपर में कौन था? 2.4 इंटू 10 की पावर -4। जब ये सॉल्व हुआ तो 2 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया? 4, क्योंकि 24 चौक 96 होता है। मतलब 2 की पावर x इक्वल टू, हमने क्या लिखा? 2 की पावर 2, तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों को कितना मिला? 2 मिला। अब एक बार x की मान मिल चुकी है, y का मान मिल चुका है, आपसे पूछता है दर समीकरण क्या आएगा। तो भैया दर समीकरण निकालने का टेंशन ही खत्म हो गया है। वो होगा r इक्वल टू के, NO की पावर में क्या था? x था ना भाई, तो NO की पावर में x की जगह पे हमने लिख दिया 2, और Cl2 की पावर में क्या था? Cl2 की पावर में y था, जिसका मान कितना लाए हो? 1 लाए हो, तो ये 1। अब अगर आपसे पूछा जाए अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, तो समझ में आता है कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण ही दर समीकरण से होता है, और यही है आपका दर समीकरण। दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं का या सक्रिय द्रव्यमानों का जो घात आता है, उन घातों का ही योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो सीधे समझ गए, यहाँ पर 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया। हालांकि इस बार अभिक्रिया की कोटि 3 आई। आप बोलोगे सर यहां से भी तो 3 आ रही थी, तो बेटा यहां से भी 3 आ रही थी, अच्छी बात है, पर वो हर बार सही नहीं होगा, कई बार आपको वो घुमाएगा। इसलिए आप एकदम जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसी को यूज कीजिए, सवाल आपसे कभी गलत नहीं लगेंगे। ऐसे ही पूछ देता है NO के सापेक्ष कोटि कितनी आती?
तो NO के सापेक्ष कोटि क्या आ जाती, 2 आ जाती, और Cl2 के सापेक्ष 1 आ जाती। हो जाएगा ये सवाल, बड़ा आसान सा है। ठीक है, तो चलिए हम इन दोनों सवालों को अब हटाते हैं और एक आध और सवाल देखते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना बॉक्स प्रॉब्लम, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग के एकदम ना मेमोरी में बस जाए। क्योंकि सवाल ना इसके, आप देखो ना अपने बुक में जाके, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ना भर भर के इसके सवाल दिए रहते हैं, ऐसा बॉक्स प्रॉब्लम बना बना के। ठीक है, फिर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक बार पढ़ लेंगे ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो उसके न्यूमेरिकल्स को भी इसमें जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। ठीक, चलो एक सवाल मैं और ले लेता हूं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एक सवाल और दिया हुआ है, इस बार मैं चाहता हूं तुम लोग भी साथ में प्रयास करना ना। ऐसा दे दिया है 2A प्लस 3B से मेरा बन रहा है प्रोडक्ट। पूछूंगा अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी, वही दिक्कत है ना, 5 तो बोलना मत, वो उसकी अणु संख्यता है। कोटि निकालने के लिए काम करना है, पहले दर समीकरण जब तक नहीं आता तब तक आप अभिक्रिया की कोटि के लिए कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं, 5 बोल देंगे भैया, 5 उसकी अणु संख्यता है, कोटि थोड़ा भी है। कोटि निकालने के लिए आपको ऐसा डाटा दिया हुआ है, ये A दिया है, ये B दिया है और ये R दिया है। यूनिट सबका क्लियर है, इसका यूनिट क्या होता है, अब ये सांद्रता है तो मोल पर लीटर, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट हमेशा फिक्स होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। R की यूनिट फिक्स होती है, K की बदलते रहती है, याद आ रहा है ना। और ये कुछ प्रयोग हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में A की सांद्रता दी गई थी 0.1 मोल पर लीटर, B भी दिया गया था इतना, और उस समय अभिक्रिया की जो दर आई वो इतनी आई। सेकंड एक्सपेरिमेंट जब किया गया तब ये A इतना हो गया बच्चों, B इतना हो गया, और ये आ गया 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस टू, यहाँ पे -2 कर लीजिए। तीसरा अनुप्रयोग जब किया गया तो ये 0.3 ही रहा, ये 0.4 मोल पर लीटर आया, और उस समय ये 2.88 इंटू 10 की पावर -1 आया, और चौथे एक्सपेरिमेंट में ये 0.4 हो गया, ये 0.1 हो गया, और यहाँ पर ये आया 2.4 इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरीके से आप लोग को पूरा का पूरा बक्सा सजा के दे दिया ना। ठीक है, मतलब क्वेश्चन फॉर्म करके दे दिया। ओके, और आपसे पूछा क्या जाएगा, तो वही चीजें पूछी जाएंगी। पहला क्या पूछा जाएगा, दर समीकरण, कि भैया अभिक्रिया का क्या दर समीकरण आएगा। दूसरी चीज आपसे पूछी जाएगी अभिक्रिया की कोटि, सिंपल सी बात है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ए के सापेक्ष कोटि, बी के सापेक्ष कोटि, अगर ऐसा भी पूछ दे तो कोई टेंशन की तो बात ही नहीं है, अब तो बनेगा, आराम से बनेगा। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं काम में। हमको हमेशा से ही जो ट्रिक पता है वो यही है, ट्रिक नहीं है तो कॉन्सेप्ट ही है ना, कि जिसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं हो रहा है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, मतलब अभिक्रिया की दर से उसका कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, तो आप ना ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट ढूंढिए जहां पर किसी एक की सांद्रता ना नियत हो जाए। तो मैं देख पा रहा हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 है ना, उसमें ए की सांद्रता क्या है, नियत है। मतलब कि ए की सांद्रता नियत मतलब ए को बाय बाय बोलो, वो हमारे काम का नहीं है। तो यहां से आप समझ गए कि भैया एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से जब मैंने देखा तब मैं ये बात समझ पाया, ए की सांद्रता क्या है, नियत है। उस समय बी की सांद्रता क्या हो रही है, तो बी की सांद्रता तो परिवर्तित हो रही है, मतलब अब संबंध बनेगा बी और आर का। अच्छा, उससे पहले जो दर समीकरण रहेगा वो हमेशा की तरह आप लोग क्या लोगे, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, यही एक्स और वाई को लाना है, सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो भैया आप समझना कि आप देखो एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से जो बी है वो हो रहा है डबल, या आप ऐसा कर लिया करो, जो बाद की संख्या उससे पहले की संख्या को आप भाग दे दिया करो। पावर में क्या लगाऊं, y, क्योंकि b की पावर में पहले से क्या चल रहा है भैया, y चल रहा है। उस समय रेट ऑफ रिएक्शन को भी ऐसे ही करो, ये 2.88 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाई बच्चे हो रहा है 7.2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.24, ये तो 2 से कैंसिल हो गया, सीधे सीधे आया 2 की पावर y। पर जब आप यहां सॉल्व करेंगे ना
तो ये 10 की पावर -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। और जब ये 10 की पावर +2 होगा, देखिएगा -1, ये हो गया 10 की पावर +2 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 7.2। तो मेरे प्यारे बच्चों को साफ साफ दिखता है 10 की पावर -1 +2, इस दोनों को हटा के मैं 10 की पावर +1 लिख दूं। और जैसे ही 10 की पावर +1 लिखूंगा, मैंने इसको 28.8 डिवाइडेड बाई 7.2 लिख दूंगा। और आपको पता है 2 चौक 8 होता है, 7 चौक 28 होता है, मतलब ये भी सीधे सीधे किससे कैंसिल हो गया, 4 टाइम में सीधे कैंसिल हो गया। ये आप सॉल्व करके देखिए, 4 से चले जाएगा। तो यहां से आप पाएंगे 2 की पावर y इक्वल टू 2 की पावर 2। तो y का मान हमारे लिए कितना आ गया, इस बार y का मान आ गया 2 आ गया। सिंपल है, ठीक है। अब एक काम करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं ना जगह बनाने के लिए। समझ तो गए आप लोग कि ये सीधे ये पूरी की पूरी संख्या किससे कट गई थी, 4 से कट गई थी। अब हम लोग आते हैं किसी और एक्सपेरिमेंट को लेकर। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट ना जहां पर हमारा बी कांस्टेंट हो और ए के लिए काम करें, क्योंकि बी का तो काम हो गया, बी ने अपना रिपोर्ट दे दिया। अब बारी है ए को लाने की। तो ए तो तब आएगा ना जब बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम में हमारा दिमाग केवल एक ही चीज के बारे में सोचेगा, या तो ए के बारे में या तो बी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप समझ पा रहे हैं ऐसा कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट 1 और 4, इसमें बी कांस्टेंट है। तो बी के कांस्टेंट होने से अब आप ए के लिए निकाल पाएंगे चीजों को। बी कांस्टेंट है मतलब भगा दो ना बी को। तो भैया अब आप आ जाओ एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4 में। 1 एंड 4 में बी क्या है कांस्टेंट, तो हमको उससे लेना देना नहीं है। हमको फिर लेना देना रहेगा किससे, ए का संबंध मिलेगा इस बार आर के साथ। आप समझ पा रहे हैं यहाँ क्या है, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 की पावर में क्या लगा देना, जो मान के चले हो एक्स। आर को भी एक्सपेरिमेंट 1 और 4 का ही ध्यान देना ना। तो एक्सपेरिमेंट 4 कितना दिया है, 2.4 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर -3। सॉल्व करिएगा तो ये 1 है, ये 4 है, तो 4 गुना में चले जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये 2.4 इंटू 10 की पावर -2, ये पलटी मार के ऊपर आके क्या हो गया +3 डिवाइडेड बाई 6। कुल मिला के आप लोग समझेंगे तो यहाँ 10 की घात 1 आएगा, और 2.4 गुणित 10 कितना होगा, 24/6। मतलब साफ साफ क्लियर हो गया कि ये भी किस में कैंसिल हुआ, 4 में कैंसिल हुआ। तो भैया यहाँ से कोरिलेशन कर दीजिए। तो भैया रेट इक्वेशन अगर लाना है तो R इक्वल टू के ए की पावर x। ए कितना है, ए तो ए है, पावर में x की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, 1। सिमिलरली b की पावर क्या कहा था, y की जगह पे कितना डाल दिया, 2 डाल दिया। ये बन गया आपका दर समीकरण। एक बार दर समीकरण आते ही आप लोग समझ गए अभिक्रिया की कोटि कितनी आएगी। तो अभिक्रिया की कोटि बड़े ही प्यार से इस बार आप लोग को कितनी मिलेगी, जो भी दर समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं का योग आता है ना, उनके घातों का योग, वही अभिक्रिया की कोटि होती है। तो इस बार अभिक्रिया की कोटि कितनी आई, 3, मगर अणु संख्यता कितना आया था, 5। इसी बात को समझना है ना कि वो जो देगा ना उस पे मत जाना, अपने दिमाग पे, अपने प्रोसीजर पे भरोसा रखना और आराम से सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, ऐसे पूछता है ए के सापेक्ष कोटि कितनी, तो 1, बी के सापेक्ष कोटि कितनी, तो 2। ठीक है, हो जाएगा ये। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करना है। तो मैं अब ये मानता हूं कि बॉक्स वाला प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सवाल आपके सामने दे दिया जाएगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों को तो उसमें कभी कोई दिक्कत अब आने वाली नहीं है। प्रैक्टिस करना ना, ढूंढ ढूंढ के इसके सवालों को ना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैं खुद भी ऐसे एक सवाल करा के तो आगे नहीं बढ़ता हूं। कोशिश करता हूं कि हम लोग तब तक प्रैक्टिस करें जब तक कि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम हमारे हैंड में आना आ जाए। चलिए, तो हम अभी प्यारे बच्चों अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग अभिक्रिया की कोटि निकालने से संबंधित विभिन्न पैटर्न के जो सवाल बन सकते हैं उसको हमने देखा। टाइप 1 में हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया से अभिक्रिया की कोटि कैसे लाएंगे। याद रखना पड़ता है उसके लिए कि भैया सुक्रोज का जल अपघटन हो रहा है, कौन सी कोटि अभिक्रिया है, तो पता रहना चाहिए कि ये छद्म कोटि अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि आता है इसका उत्तर। नाभिकीय अभिक्रिया है प्रथम कोटि। पिछले वीडियो में सारी चीजें एकदम डिटेल के साथ समझाई गई हैं। अब हम लोग आ जाते हैं जो टाइप 2 था। अच्छा, कोटि अब अभिक्रिया की सारी बातें हो गई। टाइप 2 में क्या था, के आधार पर अभिक्रिया की कोटि आती थी, के की इकाई के आधार पे।
टाइप 3 था दर समीकरण से अभिक्रिया की कोटि आती थी। टाइप 4 था कि एक वाक्य देता था बड़ा सा क्वेश्चन टाइप का कि इसकी सांद्रता इतना गुना करने से अभिक्रिया की कोटि इतनी गुनी दर इतनी गुनी हो जाती है, कोटि लाओ। और टाइप 5 में आपने बॉक्स प्रॉब्लम को डील किया। तो ये यहाँ तक का हमारा अभिक्रिया की कोटि से संबंधित सारे जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने आपके सामने रखा। अब हम आते हैं इस चैप्टर का सबसे ज्यादा दमदार हिस्सा करने, डेरिवेशन लाने। किसका डेरिवेशन? अलग अलग कोटि की अभिक्रियाओं को अब हमको पढ़ना है बच्चों। तो मैं पहला हेडिंग डाल दे रहा हूं, याद रखेंगे सभी लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें आप लोग को व्यंजक प्राप्त करना है ना। किसका व्यंजक? तो दर समीकरण का व्यंजक प्राप्त करना है और अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड का व्यंजक प्राप्त करना है। कैसे आएगी चीजें? बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सीधे सीधे आप लोग को बस समझते चलना है। देखिएगा क्या होगा। तो मान लीजिए ये एक अभिकारक है। अब हम लोग सोचना शुरू कर रहे हैं, एक अभिकारक है और उससे क्या बना? उत्पाद। हमको उत्पाद से तो लेना ही देना ही नहीं है इस चैप्टर में। पूरा केमिकल काइनेटिक्स में उत्पाद का कोई रोल नहीं है, केवल अभिकारक से काम चलाना है। तो प्यारे बच्चों, मान लो जब समय 0 था, मतलब प्रारंभ में, ये एकदम आरंभ है, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय मैंने अभिकारक की सांद्रता ले ली A। तो उस समय अब ये उत्पाद क्या है? 0, क्योंकि अभिक्रिया तो शुरू ही नहीं हुई है ना। 0 टाइम पे होना अभी आप लोग। अब मैं मान लेता हूं T=T टाइम बाद, मतलब जस्ट कुछ समय बाद, ये x मोल वियोजित होगा, अभिकारक घटते जाएगा और अभिकारक जितना घटेगा उत्पाद उतना ही बढ़ेगा। मतलब ये x घटा, यहां भी x बढ़ा, क्योंकि दोनों के सामने की स्टोइकियोमेट्री भी क्या है? 1 1। अब फाइनली जब मैं आऊंगा एकदम, तब आप देख पाएंगे कि ये फाइनली कितना बच जाएगा? तो a-x, और ये क्या है? x। यहां कुछ बातें मेरे प्यारे बच्चों में अच्छे से क्लियर कर देना चाह रहा हूं। a जो है ना, ये प्रारंभिक सांद्रता है। a क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन। x जो है ना, ये पार्टिसिपेटेड कंसंट्रेशन है, मतलब ये अभिकारक का वह हिस्सा है जो अभिक्रिया में क्या किया है? भाग लिया है। इसका मतलब ये परिवर्तित सांद्रता है। परिवर्तित सांद्रता, अभिक्रिया में कितना परिवर्तन हुआ? तो जितना अभिकारक के हिस्से ने भाग लिया। कितने हिस्से ने भाग लिया? x। जैसे मान लीजिए मैंने 10 लीटर दूध लिया था और उसको मैं दही बना रहा हूं, हालांकि ये फिजिकल प्रोसेस है पर समझते हैं। तो होता क्या है कि अचानक से 10 लीटर दूध 10 लीटर दही में नहीं बदल जाता, धीरे धीरे बदलता है। 1 लीटर दूध कम होता है, मतलब वहां 1 लीटर दही बन चुका है। 3 लीटर दूध कम हुआ है, 7 लीटर दूध बचा, इसका मतलब 3 लीटर दही बन चुका है। तो वो जो 3 लीटर दही बना, वो तो इसलिए बना क्योंकि 3 लीटर दूध ने अभिक्रिया में भाग ले लिया और उसी से उत्पाद बना। तो x क्या होता है? पार्टिसिपेटेड अमाउंट। x क्या होता है? पार्टिसिपेटेड अमाउंट या चेंज्ड अमाउंट, मतलब जो अभिक्रिया में परिवर्तित हो रही है। ठीक है। और लास्ट में a-x क्या होता है बच्चों? तो ये रहता है शेष सांद्रता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिमेनिंग अमाउंट। ये मेरा क्या है? रिमेनिंग अमाउंट, मतलब जो लास्ट में बच गया। अब ये इतना मैं फोकस क्यों कर रहा हूं ना इन चीजों पे, उसी बात को आप लोग को समझना है। ठीक है, चलिए समझिएगा। जो अभिक्रिया की दर होती है, आप सबने पढ़ा है कि जो अभिक्रिया की दर होती है प्यारे बच्चों, वो आप पढ़ते हैं R=K। यहां पर अभिकारक ले लेते हैं R, उसकी घात में आप हमेशा n डालते हैं और यही n क्या होता है? कोटि। यही n क्या होता है? कोटि, उसकी कोटि। तो भैया ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया चल रही है? शून्य कोटि की अभिक्रिया चल रही है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए याद रखना, n का मान आप कितना लोगे? 0। तो यहां से R= आप रखोगे K। अब पूरी बात को समझने की कोशिश करना ना, क्या बात होगी। तो R का मतलब ही क्या होता है? R आप सबने पढ़ा है, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। R क्या होता है? सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो भैया समझेंगे इस बात को कि सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ। सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ? x। सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है? x। इसलिए तो उसको परिवर्तित सांद्रता नाम ही दिया हो ना, या सांद्रण में परिवर्तन, एक ही बात तो है। तो ये हो गया dx बाई टाइम पीरियड, तो dt होता ही है। तो r किसके इक्वल होगा? तो r इक्वल होगा dx बाई dt। ए प्रारंभिक सांद्रता, x वो सांद्रता जो परिवर्तन में भाग ले रही है, और लास्ट में जो बच जा रहा है वो क्या है? a-x।
बात समझ पा रहे हैं? या इसी को हम लोग मान लो इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दे रहे हैं। ओके, तो मुझे एक बात समझाओ आप लोग कि आर की जगह पे बच्चों मैं तो dx बाई dt अब लिखूंगा, ला चुका हूं वहां से, इक्वल टू के ध्यान समझना, यहाँ n लिख देता हूँ, यहाँ जीरो ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हम लोग बात ही किसकी कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर की। तो जीरो ऑर्डर के लिए n का मान कितना लेना, जीरो लेना। अभी ये बोलता है अभिकारक की सांद्रता लेने को, किसकी सांद्रता लेने को, अभिकारक की। तो अभिकारक की कौन सी सांद्रता लूं, ए लूं कि एक्स लूं कि ए माइनस एक्स लूं, यहीं पर आपको सोचना है। ये dx बाई dt कैसे आ गया आर की जगह पे, ये बात तो आप लोग समझ पाए, क्योंकि परिवर्तित सांद्रता या सांद्रण में परिवर्तन लेना था, वो x था, वो क्या था, x था, इसलिए मैंने dx बाई dt लिख दिया आर की जगह पे। पर ये जो r है यहां पर बोलता है अभिकारक की सांद्रता, कब की सांद्रता, प्रारंभ की सांद्रता तो वो a है, कि अंत की सांद्रता वो a माइनस एक्स है, कि बीच की सांद्रता वो x है, किसको लिया जाए। तो कहानी में यही ट्विस्ट है, और इस ट्विस्ट को क्लियर करेगा ये k, इस ट्विस्ट को क्लियर करेगा ये k। क्लास 11th में जब आप पढ़ते थे ना, जब रासायनिक साम्यावस्था पढ़ते थे, तब आपको पता है कि जो केसी केपी आपने पढ़ा है ना, वो केवल कहां के लिए परिभाषित होता था, साम्यावस्था, अंत अवस्था। साम्यावस्था मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वो अंत है, क्योंकि उसके बाद दोनों अभिक्रियाओं का दर क्या होगा, बराबर हो जाएगा, और अभिक्रिया रुकी हुई लगती है, हालांकि वो गतिक होती है पर लगती क्या है, रुकी हुई। तो के का मतलब ही है कि आप लोग कहां का सांद्रता लोगे, साम्यावस्था या फाइनल कंडीशन पे, और फाइनल कंडीशन का कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों कितना आया, तो a माइनस एक्स आया, कितना आया, a माइनस एक्स आया। ये पूरा का पूरा जितना भी अभी आप कर रहे हो ना, ये हर कोटि की अभिक्रिया के लिए ये सारा काम कॉमन है ना। प्रथम कोटि में भी पढ़ोगे यही काम, फिर से वहां भी करोगे, सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ोगे यही काम आप वहां भी करोगे। तो यहां तक का जो काम है ये सारी अभिक्रिया के लिए सेम है, पर अब करना क्या रहेगा, फर्क कहां आएगा, तो यहां पर पावर से फर्क आएगा। शून्य कोटि है तो पावर में 0 डाल दूंगा, प्रथम कोटि रहती तो पावर में 1 डालता, द्वितीय कोटि पूछता, सेकंड ऑर्डर पूछता, तो यहां पावर में 2 डालते, कहानी खत्म हो जाती वहीं से। चलिए अब इसको हटाएं, अब आप यहां से सॉल्व कीजिए। तो बस अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया, किसी भी संख्या की घात शून्य होने से वो 1 हो जाता है। तो अब आप देख पाएंगे कि dx, इस dt को यहां भेज दी थी, तो ये हो गया k dt। अब हम क्या करेंगे, ये अवकलन को हटाना है तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए। जब आप दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा, और ये भी इंटीग्रेशन ऑफ k dt हो जाएगा। ये अनिश्चित समाकलन कर रहे हैं ना, निश्चित समाकलन नहीं कर रहे हैं, कोई रेंज सेट नहीं है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, dx, k एक कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dt जब मैं लूंगा, चलो एक लाइन और लिख दे रहा हूं, सॉरी, dx का इंटीग्रेशन से x आया, के बाहर था, इंटीग्रेशन ऑफ dt करूंगा तो ये t प्लस एक आप लोग को c अलग से ले लेना है। c क्या है, तो c एक नियतांक है, और इस c का मान निकालना कैसे है, तो याद रखिए कभी भी जब आप लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लेते हो ना, अनिश्चित समाकलन, तब एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट जरूर जोड़ना है, ठीक है। निश्चित समाकलन में नहीं जुड़ता पर अनिश्चित में जुड़ता है। अब आपका टेंशन है इस c की वैल्यू को लाने का, तो याद रखना इसका कोड है कि c की वैल्यू अगर कभी भी लानी है तो आप ना एकदम अभिक्रिया के आरंभ में चले जाओ। कहां पहुंच जाओ, अभिक्रिया के आरंभ में। तो चलो मैं यही लिख देता हूं, अभिक्रिया का आरंभ मतलब जब t कितना है, 0, एकदम शुरू में पहुंच जाओ, एकदम c कभी भी लाना है कहां पहुंचो, एकदम प्रारंभ में। जब बच्चों t 0 था, इसका मतलब अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है, और अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई है तो सांद्रण में परिवर्तन भी नहीं हो रहा है, और ना ही कोई उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो t जब 0 होगा तो x कौन सी अमाउंट होती है, x वो अमाउंट होती है जो अभिक्रिया के सांद्रण में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो भैया जब अभिक्रिया ही नहीं शुरू हुई है तो t जब 0 है तब x की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। अब उसको उठा के आप यहां पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे x की वैल्यू मैंने 0 भरा, बगल में क्या है k, और t की जब भी मैंने 0 भरा प्लस c, तो यहां से आप साफ साफ पा गए c का मान आपको कितना मिल गया बच्चों, 0 मिल गया। उस c के मान को आप यहां रख दीजिए, समीकरण मान लो इसको 1 मान लो, इसमें उठा के भर दो, तो x इक्वल टू अब आपको मिला kt प्लस 0, कहने का मतलब है x इक्वल टू क्या आया, kt।
तो यहां से मेरा पहला व्यंजक हमें मिल गया दर स्थिरांक। दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट जिसको हम के बोलते हैं, वो कितना आया? तो वो आया x/t। समझ में आया? पहला समीकरण तैयार। दूसरा, समय। समय का भी व्यंजक आपको मिल गया। क्या मिल गया? t इक्वल टू, क्या करो, इस t को यहां रन दो, वो क्या हो जाएगा? x/k। ये एक और डेरिवेशन आ गया। एक तीसरा डेरिवेशन आप लोग को लाना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है अर्ध आयुकाल। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ पीरियड। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ पीरियड। और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है? तो अभिक्रिया आधी जब कंप्लीट हो जाती है ना, तब उसको आप बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयुकाल। ठीक। तो अभिक्रिया आधी कंप्लीट हो गई, इसका मतलब कि जो एक्स है, एक्स मतलब जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है। अभिक्रिया आधी कंप्लीट मतलब जो 10 लीटर दूध है, अभिक्रिया आधी कंप्लीट मतलब आप समझ गए कि वो 10 लीटर जो दूध थे, अब वो 5 लीटर बचा है और 5 लीटर दही बन चुका है। आधे का मतलब यही होता है ना, मतलब जो x है वो प्रारंभिक सांद्रता का कितना ले लो? आधा, a/2। और जो टाइम है वो अर्धायु काल लिया जाता है, तो उसको हम लोग टी हाफ या टी 50% बोलते हैं। मतलब 50% अभिक्रिया होने में लगा समय। तो प्यारे बच्चों, आप कुछ मत कीजिए, आप यहां पर डाटा उठा के रख दीजिए। टी की जगह पे मैंने क्या रखा? टी 50%। टी की जगह पे क्या रख दिया? टी 50%, या टी हाफ भी बोलते हैं किसी किसी किताब में। और उस समय एक्स की जगह पे अब आप क्या रखोगे? अर्ध आयु काल का मतलब ही होता है कि जो एक्स है वो a/2 के बराबर होगा। तो एक्स की जगह पे हमने रख दिया a/2 और नीचे क्या है? के। तो यहां से अर्ध आयु काल टी 50% क्या आया? a/2k। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा पूरा का पूरा रिजल्ट बन गया कि अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो उसका दर स्थिरांक के कितना आता है? तो भैया वो आता है x/t। उसका हाफ लाइफ पीरियड या टी 50%, एक ही बात है ना, वो कितना आता है? तो वो आता है a/2k। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि अर्धायु काल जो प्रारंभिक सांद्रता है a, उस पे क्या कर रहा है? समानुपाती आ रहा है, निर्भर कर रहा है। तो ये है आप लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा पोस्टमार्टम। एक फ्लो में ये सारी चीजें चलती हैं, आपको ये पूरी चीजें आपके दिमाग में रखनी है। और कितना आसान था, यहां तक तो हर बार सेम रहेगा, यहां से थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगेगा और सारी चीजें आपके सामने तैयार। एक और काम करते हैं बच्चों, फॉर्मूले तो आ गए, इसको चलो अब आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नोट करते रहना। मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर एक दो चीज एक्स्ट्रा पढ़ा देना चाहता हूँ, ताकि आपका नोट्स ना ऐसा रहे ना कि आपको कोई भी एग्जाम देना हो, आपसे सवाल लगे, चाहे कोई भी एग्जाम, बोर्ड हो, नीट हो, जेई हो, एनी एग्जाम इन दिस कंट्री। ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे आ जा रहा हूं, ग्राफ बनाने। ग्राफ बनाने क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ना जेई बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने पे आ जाते हैं। अभी हम पूरा किसके लिए पढ़ रहे हैं? शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं मुझे टी हाफ वर्सेस ए का ग्राफ बनाना है, तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला ही देख पा रहे हो कि जो टी हाफ है वो क्या है? a/2 के। मतलब जो मेरा टी हाफ था, ठीक है, जो मेरा टी हाफ है वो ए की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? ये अगर टी हाफ है और यहां पर ए है, तो आप सीधे समझ पाए कि ये ओम्स लॉ टाइप का ग्राफ बनेगा। पहला ग्राफ तैयार, बहुत आसान है। दूसरा ग्राफ हमसे पूछता है कि मान लीजिए इस बार x वर्सेस t, मतलब वियोजित मात्रा और समय अंतराल का आप ग्राफ बनाइए। वियोजित मात्रा और समय अंतराल का आपको ग्राफ बनाना है कि कैसा ग्राफ आएगा। तो मान लीजिए यहां पर x है और यहां पर कौन है भैया? t है। सिंपल रिलेशन, यहां से देखिए ना, ये रिलेशन आपको दिख रहा है ना, सीधे लाए थे ना, या किसी को भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, सब तो एक ही बात बराबर है। तो आप साफ साफ समझ पा रहे हैं कि हमने तो अभी अभी पढ़ रखा है कि x इक्वल टू के टी। के क्या है? कांस्टेंट। मतलब x जो है, जो वियोजित मात्रा है, वो समय के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। तो इसका भी ग्राफ कैसा उठेगा? एक ऐसा स्ट्रेट लाइन उठ जाएगा। बहुत आसान है। अब अगर मैं एक तीसरा ग्राफ आपसे पूछ दूं, ग्राफ नंबर 3, आर। आर का मतलब क्या है? dx/dt।
लाए थे, तभी तो आर की जगह पे dx बाई dt रखा। वर्सेस a माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो साफ साफ आप समझ पाए, यहां से आप देखिएगा कि इसी इक्वेशन में कि r इक्वल टू क्या था, k, इसी r की जगह पे आपने क्या रखा था, a माइनस एक्स की पावर क्या चल रहा था, जीरो। क्यों? क्योंकि कौन सी कोटि अभिक्रिया चल रही है, जीरो कोटि अभिक्रिया चल रही है, शून्य कोटि ना। तो शून्य कोटि के लिए आपने तुरंत देखा कि जो r था वो सीधे सीधे किसके इक्वल आ गया, k के, क्योंकि किसी भी संख्या की घात शून्य होने से वो संख्या 1 हो जाती है। मतलब यहां से एक बात समझ में आ गया कि r बोल लो या उसी की जगह पे dx बाई dt बोल लो, अगर इसका रिलेशन आप लोग a माइनस एक्स के साथ निकालने जाओगे तो आप सीधे समझ पाए कि वो उस पर निर्भर ही नहीं करता। मतलब कैसी लाइन आएगी, एक कांस्टेंट लाइन आएगी। तो ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। होप सो ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये काम करिएगा, आप लोग इस ग्राफ को अलग से नोट कर लीजिए। ठीक है, अभी पूरा होच पोच हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा ही देता हूँ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग को इसी के जैसा ही क्या पढ़ना रहेगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वो भी इतना ही आसान रहता है। चलिए, ग्राफ आपने नोट कर लिया, अब इसको हटा दिया जाए, बाय बोलते हैं इसको, बाय। जीरो ऑर्डर, बारी अब आ रही है फर्स्ट ऑर्डर की। रिलेशन याद रखना ना, शून्य कोटि अभिक्रिया में अभी अभी आपने देखा x इक्वल टू क्या आया था, सॉरी k इक्वल टू क्या आया था, x बाई टी। अच्छा, k का ग्राफ नहीं बनाते ना, क्योंकि k एक दर स्थिरांक है, वो एक नियत राशि है। ग्राफ हमेशा ना वेरिएबल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में बनता है, चर राशियों के सापेक्ष बनता है। तो k का अलग से आप ग्राफ बनाने मत चले जाइएगा। आता है बच्चों के दिमाग में कि सर k के रिस्पेक्ट वाला भी ग्राफ बताओ ना, पूछ भी देते हैं कई बच्चे कि इतना इंपॉर्टेंट है उसका नहीं पता है, टी आपका बता दिए, ऐसा भेदभाव क्यों? अरे ऐसा भेदभाव नहीं भाई, ये नियम है कि एक नियतांक है, नियतांक का ग्राफ कहाँ बनाओगे, वो तो पहले ही से नियत है। अब आ जाओ बच्चों, प्रथम कोटि अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोगों को पूरा का पूरा डेरिवेशन लाना है। बात समझ पाए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अब बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम लोग को इस बार क्या करना है, दर समीकरण का, सॉरी दर नियतांक का व्यंजक प्राप्त करना है, अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करना है, और किसी भी तात्क्षणिक समय पर समय जो आता है उसका व्यंजक प्राप्त करना है। ये तीन चीजों का व्यंजक प्राप्त करना है और लास्ट में ग्राफ बनाना है। इतना तो काम है हमारा, बहुत आसान है। फिर से वही चीज कि मान लो अगर एक अभिकारक है और उससे क्या बन रहा है भैया, उत्पाद। तो t इक्वल टू जीरो टाइम पे मैं चले जाऊंगा, इसकी सांद्रता क्या लूंगा, a, इसका क्या हो गया, जीरो। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है। t इक्वल टू टी टाइम पे आया तो मैं जानता हूं इसका x मोल टूट जाएगा और इसका x मोल बढ़ जाएगा, और जब मैं फाइनल आऊंगा अंतिम अवस्था पे तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा। अब मैं इस बार नहीं कहता कि a क्या है, a प्रारंभिक सांद्रता, x क्या है, पार्टिसिपेटेड अमाउंट या डिसोसिएटेड अमाउंट, वियोजित मात्रा या परिवर्तित सांद्रण, इसको यही बोल सकते हो। और a माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग अमाउंट, शेष बची हुई अभिकारक की मात्रा। ठीक, तो वो सब मैंने पहले लिखवा दिया है। हम सीधे 10 समीकरण में आते हैं। तो 10 समीकरण आप सबको पता है इस बार क्या होता है। तो r इक्वल टू आपने पढ़ा है k, अभिकारक की सांद्रता की घात में 1। बात हो रही है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ना, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब ही आप समझ गए, n का मान कितना रखना है, n का मान रखना है मेरे प्यारे बच्चों को 1। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, इस r की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, dx बाई dt, जैसा कि मैंने वहां भी किया था। r का मतलब ही होता है ना सांद्रण में परिवर्तन की दर, और सांद्रण में परिवर्तन हो क्या रहा है, तो x हो रहा है, इक्वल टू k। ये जो r आता है ये k के साथ आता है, मतलब ये फाइनल स्टेज को या साम्य अवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर सांद्रण को आप लोग क्या लेंगे, a माइनस एक्स। यहां x क्यों लिए और यहां a माइनस एक्स क्यों लिए, समझ में आया? क्योंकि ये परिवर्तित मात्रा है और ये अंत में बची हुई मात्रा या बचा हुआ सांद्रण लिया जाता है करके a माइनस एक्स लिया गया कि पावर में क्या, 1। अब एक काम करना, x वालों को x वाले के पास ला दो और वहां पर उसको भेज दो, तो हम यहां से देख पाएंगे कि dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू बच्चों क्या आ गया,
के डी टी। अब अगले पद में क्या करना रहता है, दोनों पक्षों का समाकलन। तो करा दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इधर आ गया dx अपॉन में a माइनस एक्स, इधर आ गया k इंटू डी टी। आया समझ में? dx बाई एक्स रहता ना तो आप उसका समाकलन सटाक से बताते सर log x, पर dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स आएगा ना, चाहूं तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकता हूं, बट जो भी मैथ से बायो वाले स्टूडेंट होंगे ना स्पेशल, उनको बड़ा दिक्कत जाएगा। अब मैं चाहता हूं रटना नहीं है, इसलिए आप समझिए, अगर आप लोग समाकलन कर रहे हो और आप लोग किसी सवाल में फंस जाओ तो ये याद रखना ट्रिक, मैंने समाकलन का एक अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना, एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कराया गया है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन कराया गया है अलग अलग एक एक लेक्चर में। और वो लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना कि वो जो बायो के स्टूडेंट फिजिक्स में केमिस्ट्री में जहां फंसते हैं ना मैथ्स वाले टर्म्स को लेके, उसी को ध्यान में रखते हुए ही वो लेक्चर डिजाइन ही किया हूं मैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप समझिएगा कि कभी भी अगर आप लोगों समाकलन में फंसे, इंटीग्रेशन निकालते समय अगर आप फंसे, तो जिसके कारण फंसे ना आप उसको एज्यूम कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, जिसके कारण फंसे उसको आप लोग कुछ मान लो, और एक बार मान लोगे ना उसके तुरंत बाद उसका अवकलन कर देना। तो जैसे मान लो मैं फंसा किसके कारण, a माइनस एक्स के कारण, अगर इसकी जगह पे केवल x रहता तो dx बाई एक्स हम सबको पता है log x होता है ना। समाकलन dx x का समाकलन 1/x का समाकलन कितना होता है, log x होता है। बट इसके कारण अब हम लोग फंस गए हैं, तो जिसके कारण फंसे ना उसको आप कुछ मान लीजिए। तो मैं मान लिया a माइनस एक्स क्या है, u है, तो स्टेप 1 हो गया। और जैसे ही आपने माना बच्चों, तुरंत स्टेप 2 लगाना, उसका अवकलन कर देना। उसका क्या कर देना, x के सापेक्ष अवकलन कर देना, क्योंकि समाकलन भी x के सापेक्ष हो रहा है तो अवकलन भी x के सापेक्ष होगा। तो यहां से आप पाएंगे du बाई डी एक्स इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स माइनस डी एक्स बाई डी एक्स। ये पार्ट तो जीरो हो गया क्योंकि नीचे x दिख रहा है ऊपर नहीं दिख रहा है, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन हमेशा जीरो होता है। और ये कितना आया, -1। तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों को मिल गया -1। तो यहां से एक रिलेशन मिल गया कि डी यू इक्वल टू माइनस डी एक्स, या इसी को मैं बोल सकता हूं डी एक्स इक्वल टू माइनस डी यू। समझ में आई बातें? अब वही काम कीजिए आप लोग, यहां से अब आप लोग रखिए 1/dx की जगह पे, यहां के देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, dx की जगह पे मैंने रख दिया माइनस डी यू, इस dx की जगह पे मैंने रख दिया माइनस डी यू, और a माइनस एक्स की जगह पे मैं क्या रख दिया, u। ठीक, तो माइनस बाहर आ गया, आया डी यू बाई यू। फॉर्मूला तो याद है ना, फॉर्मूला क्या याद है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स क्या होता था, log x होता था। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू क्या होगा, log u होगा, पर सामने क्या लगे रहेगा, माइनस। और ये log u की वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, u की वैल्यू क्या लिए हैं, a माइनस एक्स लिए हैं। मतलब आप समझ गए, इस पूरे हिस्से को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स। फाइनल रिजल्ट कहां से आया, होप सो आपको समझ में आया होगा। कभी भी इंटीग्रेशन में फंसो तो पहले उसको मानो, और जैसे ही माने तुरंत उसका डिफरेंशिएशन करो, ताकि dx का रिलेशन सामने वाले अज्ञात राशि में आ जाए। इक्वल टू यहां हो गया k, इसका इंटीग्रेशन से t आएगा, प्लस अलग से क्या c, क्योंकि बोला ना इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन है, तो ये कांस्टेंट तो आना ही आना है। अब बात होगी सी के लिए, तो भैया जब सी के लिए बात कर रहे हो तो आपको पता है आपको कहां चले जाना है, अभिक्रिया के प्रारंभ में t इक्वल टू 0 टाइम। जब टाइम 0 है, अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है ना, शुरू ही नहीं हुआ मतलब वियोजित मात्रा क्या है, 0 रख दो। तो इसको यहां पे पुट करो तो माइनस लॉग a माइनस एक्स की जगह पे क्या रखा, 0 इक्वल टू के, टी की जगह पे क्या रखा, 0 प्लस सी। तो प्यारे बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तब आप यहाँ पे पाएंगे ये a माइनस 0 क्या आ गया, a। तो c का फाइनल वैल्यू इस बार क्या आ रहा है, माइनस लॉग a। c की फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लॉग a। ठीक है, और इसको उठा के आप लोग इस इक्वेशन में फिर से रखिए। ठीक, चलिए ये तो मैथमेटिकल पार्ट था, अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं लगता तो हम सीधे रिजल्ट लेके आगे बढ़े हैं, उसको आप लोग चला लो। चलेंगे, अब एक काम कीजिए, इसी को यहां पुट कर दीजिए। तो आप इसी को देखिएगा फिर से, ये माइनस लॉग
a माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह पे हमारे पास क्या है माइनस लॉग ए। जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू बच्चों क्या मिलेगा के टी प्लस माइनस क्या हो गया माइनस लॉग ए। अब ये माइनस लॉग को इधर भेज दो तो वो प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस सामने लिख दिया, इसके सामने माइनस लगा है, लॉग ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया के टी। अब इतना रिलेशन तो सबको पता है कि log m अपॉन n हम सबने पढ़ा है, वो क्या होता था log m माइनस log n, याद आ रहा होगा। तो भैया इस बार आपको ये वाला फॉर्मूला से ये बनाना है, log m माइनस log n दिख रहा है, तो log m माइनस log n किया तो मैं इसको सीधे सीधे log m अपॉन n लिखूंगा। कोई डाउट किसी को? m की जगह पे क्या दिख रहा है a और n की जगह पे क्या दिख रहा है a माइनस एक्स इक्वल टू क्या चला के टी, इक्वल टू क्या चला के टी। ठीक है, ये आपका बना नेट रिजल्ट, ये बना आपका नेट रिजल्ट। अब इसी रिजल्ट से सारे रिजल्ट आने वाले हैं। हालांकि इस बार जो लॉग है ना उसका बेस में क्या है ई है। याद रखिए समाकलन से जो लॉग निकलता है उसका आधार क्या रहता है ई रहता है। तो इसको अगर हम लोग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा ना, 10 में लेना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस सामने 2.303 का मल्टीप्लाई करा देंगे, वो क्या आ गया के टी। ये आया आपका नेट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ लॉग 10। अब यहां से आप लोग को क्या लाना रहता है बार बार, दर समीकरण का व्यंजक, दर समीकरण सॉरी दर स्थिरांक। तो भैया अगर रेट कांस्टेंट में लाने जा रहा हूं के का मान, तो ला लीजिए ना यहीं से, के क्या हो जाएगा ये टी वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये देखो ये 2.303 टी डिवाइड हो गया तो नीचे आ गया टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये बन गया आपका के का व्यंजक। ऐसे ही अगर आपसे समय का व्यंजक पूछा जाए, समय अंतराल का क्या व्यंजक आएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो आप सीधे फिर से समझ गए। इस बार टी को यहीं रहने दीजिए और के को वहां पहुंचा दीजिए, या टी को यहां के को यहां ला दो, बन गया नया दूसरा फॉर्मूला। एक आया, दूसरा तो उसके बगल में तैयार खड़ा है, ए अपॉन ए माइनस एक्स। आसान है, ठीक। मगर अगर तीसरा चीज हमसे पूछ दिया जाए अर्ध आयुकाल, क्या पूछा गया अर्ध आयुकाल। आप सबको मेरे प्यारे बच्चों पता है ये बात कि अर्ध आयुकाल मतलब टी इक्वल टू क्या लिखूंगा टी हाफ या टी 50%। और यहाँ की खास बात होती है कि अर्ध आयुकाल पे एक्स कितना होता है a बाई 2 होता है, एक्स कितना हो जाता है a बाई 2। एक काम करता हूँ अर्ध आयुकाल वाले व्यंजक को ना आप लोग इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट करना है नोट कर लो जल्दी से, वहां थोड़ा अटेगा नहीं इसलिए मैं इधर लिखूंगा अभी उसको। चलिए ये सब हटा रहा हूं। ठीक, अर्धायुकाल के लिए क्या होता है टाइम जो होता है वो टी हाफ के इक्वल हो जाता है, या इसी को टी 50% बोलते हैं। और यहाँ की खास बात होती है कि जो हाफ लाइफ पीरियड ले रहे हैं ना, हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ना, स्टार मार्क कर दे रहा हूं मैं इसमें। एक काम कीजिएगा आप लोग ये जो टाइम है ना इसी की जगह पे टी हाफ रखिएगा, तो उस फॉर्मूले में जाइए, टी की जगह पे हमने क्या रख दिया मेरे प्यारे बच्चों, टी की जगह पे हमने टी हाफ रख दिया इक्वल टू 2.303 बाई के तो है ही, ठीक है मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा सा, लॉग ए डिवाइड ए माइनस एक्स, एक्स की जगह पे इस बार कितना रखना है a बाई 2 रखना है। समझ में आया सबको भैया, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ही होता है एक्स कितना होता है a बाई 2 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2.303 बाई के लॉग ए माइनस ए बाई 2 कितना बचा बच्चों a बाई 2, ठीक है। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया लॉग ए, ये 2 पलटी मार के ऊपर आ गया और नीचे है ए के, ये ए कैंसिल हो गया, तो हमें फाइनली मिल रहा है 2.303 इंटू लॉग 2 जिसका बेस क्या है 10 है, डिवाइडेड बाई के, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है के, ये किसका फॉर्मूला आ रहा है हाफ लाइफ पीरियड का। और याद रखिए जो log 2 होता है इसकी वैल्यू होती है 0.3010, तो जब आप 0.3010 को 2.303 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो फाइनली आप लोग को मिलेगा 0.693 अपॉन के, ये आया आपका हाफ लाइफ पीरियड का फाइनल फॉर्मूला
जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले से एक रिजल्ट भी हमारे सामने आ गया। क्या रिजल्ट आया कि इस बार आप देख रहे हैं कि जब हाफ लाइफ पीरियड ले रहे हो किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, उसमें कोई ए का टर्म्स नहीं है ना, प्रारंभिक सांद्रता नहीं दिखाई दे रही है। मतलब सीधी सी बात यहां से क्लियर हो गई कि इस बार जो ए है, सॉरी टी हाफ है, वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही। समझ में आया बात? ठीक है, तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये अंतर होता है। क्या अंतर होता है, तो मैं उस अंतर को एक बार आप लोग को नोट बना के लिखा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जीवन में कभी। क्या अंतर है कि भैया जो के है, जो के था जीरो ऑर्डर के लिए क्या आया था, ठीक है, जो के है, अगर के के लिए मैं जीरो ऑर्डर लूं, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन लिया जाए, ये एक काम करता हूं, जीरो ऑर्डर ले लिया, ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर ले लिया, ठीक, आप समझना बात हो रही है अब के की। तो जीरो ऑर्डर के लिए के का क्या मान आया था, तो आप सबने देखा था x अपॉन टी आया था। मतलब जो के था वो ए मतलब प्रारंभिक सांद्रण, ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता। आया नहीं ना उसके फॉर्मूले में। पर जब हमने फर्स्ट ऑर्डर लिया तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने की का नया फॉर्मूला बना दिया, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। भैया इस बार के फॉर्मूले में ए दिख रहा है, जो इस बात को क्लियर कर रहा है कि इस बार जो के है दर स्थिरांक है किसके लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। कौन कर रहा है, के कर रहा है, करता है। पर जब इसी में हम दूसरा पॉइंट आ जाते हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, हाफ लाइफ पीरियड अर्धायु काल लिया ना मैं, टी हाफ, या इसी को टी 50% बोलूंगा ना, अर्धायु काल। तो आपने इस बार देखा था जो टी हाफ का फॉर्मूला आया था ना, वो ए अपॉन टू के आया था। मतलब यहां से आप सीधे सीधे समझ गए थे कि जो टी हाफ है वो ए के क्या था, अनुक्रमानुपाती था। मतलब कि जो अर्ध आयु काल है किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप साफ साफ समझ रहे हैं कि सीधा सीधा समानुपाती आया है, मतलब निर्भर तो कर रहा है, निर्भर करता है। पर हम अब बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब मैं अर्धायु काल पे बात करूंगा, ठीक है, इसके लिए जब मैं अर्धायु काल ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस बार नया फॉर्मूला पाए, क्या पाए, 0.693 अपॉन के। क्या आया, 0.693 अपॉन के। और वो इस बात को बता रहा है कि अब इसके फॉर्मूले में क्या ए आया है, क्या नहीं आया है। मतलब यहां पर जो अर्धायु काल है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल है, वह प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता। प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता को ए बोलना है भाई, पर निर्भर नहीं करता। आया समझ में? तो जीरो ऑर्डर के लिए के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पर प्रथम कोटि अभिक्रिया में के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। एंटी चल रहा है ना एक दूसरे के, तुम जो नहीं करोगे हम वही करेंगे वाला हाल है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि अभिक्रिया में जो अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, तो प्रथम कोटि वाला नहीं करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक काम करता हूं मैं, आप लोग उसको भी नोट करो बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला उर्मूला दिमाग में रखना। हम यहां पर आपको एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं कि कब आपको कैसे रिलेशन पता चलेगा कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया प्रारंभिक सांद्रता के साथ कैसा संबंध बनाती है। तो आप नोट करके इस पॉइंट को लिख लेना ना, नोट करके लिखना कि जो अर्धायु काल होता है टी हाफ, वो ए की पावर 1 माइनस एन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ए की पावर 1 माइनस एन। और यहां एन क्या है, तो एन याद रखना अभिक्रिया की कोटि है।
अभिक्रिया की कोटि है। जैसे मैं समझता हूं कि अगर मैंने आपसे बोला यहां पर शून्य कोटि अभिक्रिया है, कौन सी कोटि अभिक्रिया है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये अभिक्रिया की कोटि है। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ रहा है, शून्य कोटि की अभिक्रिया अगर आ रही है, तो आप समझ गए ये टी हाफ का संबंध है। तो जो टी हाफ है वो सीधे सीधे ए की पावर 1 माइनस एन, एन की जगह पे क्या रख दोगे? 0। मतलब जो टी हाफ आया वो ए के क्या आया? अनुक्रमानुपाती आया। पर जब मैं दूसरा केस लूंगा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मतलब एन की वैल्यू कितना लूंगा? 1। तो इस बार जब मैं टी हाफ लूंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो 1 माइनस 1 कितना आ गया? ए की पावर 0, तो गायब हो गया ना। मतलब जो टी हाफ है ए से क्या है? स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी घात में शून्य हो चुका है। पर अगर मैं ऐसे ही आपसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए बोल दूं, ठीक है, मतलब एन की वैल्यू अब आप 2 रखो, तो यहां पर जब आप टी हाफ निकालने जाओगे, यहां पे जब आप टी हाफ निकालने जाओगे, तब आप सीधे सीधे देख पाओगे ए की पावर 1 माइनस 2 रखोगे। एन की जगह पे आप कितना रखना है? 2। मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए की पावर में क्या आएगा? -1। मतलब जो टी हाफ है वो ए के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। वो ए के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही बच्चों अगर मैं तृतीय कोटि अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, तो n की वैल्यू इस बार 3 रखोगे, तो 1 माइनस 3 मतलब ए की पावर -2। ए की पावर -2 का मतलब है कि जो टी हाफ है वो 1/a² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आईआईटी में आ चुका है, ये नीट में आ चुका है। तो इस तरीके से घुमा घुमा के आईआईटी नीट क्वेश्चन पूछ देंगे, याद रहेगा। टी हाफ का किसी भी ऑर्डर रिएक्शन के साथ कोई भी रिलेशन बोले, अब आप आराम से निकाल सकते हैं कि किस अभिक्रिया के लिए एक जो अर्धायुकाल है उसका एक के साथ क्या संबंध रहेगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। ये सारे फॉर्मूले मुझे लगता है आप सबको क्लियर हो गए होंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। एक छोटा सा काम और रह गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हालांकि आज का मैं भी मानता हूं वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है बच्चों, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी तो है ना इसमें, इसलिए आपको इसको अच्छे से देखना रहेगा। ठीक, चलिए अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ग्राफ मैं बना रहा हूं, प्रथम कोटि अभिक्रिया चल रही है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूरा अब उसका हिस्सा चल रहा है। ये तो ऐसे ही बीच में मैं नोट करके जो लिखवाता हूं ना, वो समझ लेना ऐसे एडिशनल नॉलेज है बस। ठीक है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी एग्जाम में आती हैं, ठीक है, इसलिए समझ के चलना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों को मैं टी हाफ मतलब अर्धायुकाल वर्सेस ए के बीच का रिलेशन इस बार पूछूं प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, तो आप सीधे सीधे समझ पाएंगे। अगर मैंने टी हाफ वर्सेस ए का मैं रिलेशन पूछ रहा हूं, तो आपने फॉर्मूला तो देखा ही था। टी हाफ का फाइनल फॉर्मूला क्या आया था? 0.693/k। मतलब इसके फॉर्मूले में कहीं भी ए नहीं आता, इसका मतलब ये ए की क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा, ये से ए के साथ परिवर्तित नहीं होगा। चलो ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ, अगर मैं आपसे बोलूं कि समय वर्सेस आप एक्स के बीच का प्लॉट बनाओ, एक्स वर्सेस टी का बीच, या टी वर्सेस एक्स बोल लो, एक ही बात है। तो इस पर्टिकुलर केस में अब आप समझ पाएंगे, या एक काम करता हूं, पहले मैं ना रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस ए माइनस एक्स का प्लॉट कर लेता हूं। तो आप सबको पता है आर इक्वल टू के, आर की पावर एन आता था, और आर को ही हम लोग क्या लिखते थे? dx बाई डी टी इक्वल टू के, ये हो जाता था ए माइनस एक्स की पावर 1। क्यों 1? क्योंकि प्रथम कोटि के लिए बात चल रही है ना। तो अगर आपसे पूछा गया, आर पूछ लिया गया, या कभी कभी dx बाई डी टी का रिलेशन आपसे पूछ दिया गया a माइनस एक्स के साथ बताओ, तब आप साफ साफ यहां पे समझ पा रहे हो कि जो dx बाई डी टी है कि तो कांस्टेंट है, वो a माइनस एक्स की पावर 1 के क्या आ रहा है? अनुक्रमानुपाती आ रहा है। मतलब ये भी कैसा उठेगा? एक स्ट्रेट लाइन उठ जाएगा। बड़ा आसान सा है। ठीक, ऐसे ही हमसे पूछ दिया गया, मान लो log ऑफ a माइनस एक्स, ऐसा प्लॉट पूछ देता है। एक काम करते हैं, ध्यान सुनो तो थोड़ा सा। आपने ये रिलेशन तो पढ़ा ही था कि t इक्वल टू क्या आया था? 2.303/k log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, याद आ रहा है? ठीक है,
आपसे तीसरा ये ग्राफ पूछ दे रहा है टी वर्सेस लॉग ऑफ ए माइनस एक्स का प्लॉट बताना है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। क्या करना है, यहां टी को, इसी इक्वेशन को देखो, टी इक्वल टू क्या हो गया 2.303 बाई के। एक काम करो, ये लॉग एम बाई एन है ना, ये ऐसे खुलेगा लॉग एम माइनस लॉग एन। सिंपल सा बात है, मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो गया 2.303 बाई के लॉग ए, ये अलग हो गया, माइनस 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए माइनस एक्स अलग हो गया, है ना बच्चों। ये देखो, ये कांस्टेंट, ये भी क्या है कांस्टेंट, प्रारंभिक सांद्रता तो हमेशा नियत रहती है ना। तो ये ग्राफ आपको बनता हुआ दिख रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ, जो क्या होता है, एक सरल रेखा होती है, जो क्या होता है, एक सरल रेखा। जहां पर ध्यान से समझेंगे सभी लोग, यहां पर y की जगह पे आप या तो t रख लीजिए या फिर इसको रख लीजिए, ठीक। या मैं चलो यहाँ t रख दिया, यहाँ log ऑफ a माइनस एक्स रखा, कोई दिक्कत नहीं है। या कोई बच्चा चाहे अगर, तो उल्टा काम भी कर सकता है। वो चाहे तो यहाँ log ऑफ a माइनस एक्स को रखना चाहे, ठीक, और यहाँ t रखे तो भी चलेगा। तो उसके लिए उसको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ कि इसको इधर लाके इसको उधर पहुंचा दीजिए, ये जैसे भी करना है आप आराम से कर सकेंगे। तो जब ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है, प्रवणता, ये मान लीजिए x वाले 8 है, ठीक है। तो उसके सामने क्या है, m, मतलब प्रवणता का मान कितना दिखा है, तो 2.303 बाई के दिख रहा है। और जो उसका कांस्टेंट पार्ट है, अंतःखंड, वो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए। आईआईटी एडवांस इस पे सवाल कर चुका है ना, आपसे कई बार वो स्लोप और उसका इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछ देता है। और सबसे पहली बात कि प्रवणता कैसी है, नेगेटिव है, आएगा सरल रेखा, नेगेटिव है प्रवणता, मतलब ग्राफ ऊपर ना जाके ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका ग्राफ डाउनवर्ड बनेगा, जिसका स्लोप कितना रहेगा, इसकी स्लोप की वैल्यू है -2.303 बाई के। और ये जो इसकी प्रवणता आई है, मतलब ये दूरी ही इसकी प्रवणता, सॉरी, इंटरसेप्ट अंतःखंड कहलाती है, और वो आ रही है 2.303 बाई के लॉग ए, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया आपका t वर्सेस log ऑफ a माइनस एक्स का। ये ऑलरेडी आपके एडवांस का हिस्सा बन चुका है, इसलिए मैंने आपके सामने इसको करा दिया। थोड़ा टफ लगा होगा। तो आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा। हमने बॉक्स प्रॉब्लम देखा, जिससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे लाए जाते हैं, और वो आपके बोर्ड एग्जाम में या नीट की एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट को हमने कवर किया। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। उसके बाद समझ लेना इस चैप्टर का लगभग 70 से 80% हिस्सा भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खूब पढ़ाई करो, वीडियोस को बार बार आप लोग रिवाइज करो, और एक अच्छा हेल्दी नोट्स भी जरूर बनाओ। साथ में चलते रहो, नैया पार लगना ही है। अब थोड़ा मैं भी कंटिन्यू रहूंगा, ठीक है। हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।